Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of Executive Finance. इसका रिक्रूटमेंट आया था THDC में. इसका फॉर्म भराना ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है फ्रॉम 12th Feb. आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. अप टू 14th मार्च तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. तो इफ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा. और आप लोग अगर अप्लाई कर दिए हो तो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इन टूडेज वीडियो आई विल गोइंग टू डिस्कस विथ यू द सिलेबस. ये सिलेबस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है. THDC ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है. तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है THDC. काफी इसी वीडियो में बने रहिए. आपको मैं ये भी बताऊंगा कि THDC का एग्जामिनेशन कब होने वाला है. ओके, तो सभी चीज डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में. तो पहले बात कर लेते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे कि पावर ग्रिड, कोल इंडिया लिमिटेड, MPKVVCL. ये बहुत ही जल्दी इसका होने वाला है एग्जामिनेशन. So if you are preparing for any of these examinations, so courses are available on financecareer.in. Link is also given in description box of this video. You will get here professional knowledge, quantitative aptitude, reasoning, chapter wise MCQs, as well as you will also get professional knowledge notes, as well as you will also get Coal India Limited 2017 and 2020 question paper, as well as you will also get previous PSU's 80+ क्वेश्चन पेपर. सो दिस विल हेल्प यू कि आप अच्छा से प्रिपरेशन अपने एग्जामिनेशन का आप कर सकते हो. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे और भी कोर्सेस अवेलेबल है, इफको का, BDL का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का. हाँ, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं THDC का. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि THDC का भी कोर्सेस यहाँ पे आ चुका है. सो इफ यू आर going to apply for this examinations THDC Executive Finance, सो आप इसका कोर्सेस यहां से परचेस करिए और यहां से तैयारी शुरू कर दीजिए. अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, नहीं किया है, अगर बाद में भी आप करोगे तो भी आप कम से कम तैयारी तो शुरू आप कर सकते हो पहले से. सो THDC कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल ऑन financecareer.in. यू कैन आल्सो सी मॉक टेस्ट. यह भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है for THDC Executive Finance के लिए. Okay, in mock test you will get technical as well as non-technical both type of question as per your examinations pattern. Okay, as per your official syllabus के हिसाब से यहाँ पे टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट बनाया गया है आप लोगों के लिए. सो मॉक टेस्ट से पता चल पाएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है. सो कोल इंडिया का भी यहाँ पे अवेलेबल है मॉक टेस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी अवेलेबल है, MPKVVCL का भी अवेलेबल है. ऑल द कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन financecareer.in. इन शॉर्ट टुडेज वीडियो नाउ आई विल गोइंग टू डिस्कस विथ यू the syllabus. This syllabus are official syllabus which are provided by THDC. तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. यही एक चैनल है जो कि आपके साथ हर एक इंपॉर्टेंट जो चीजें होता है आप लोगों के लिए वो प्रोवाइड करते रहता है. तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियल सिलेबस. तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंस E2 ग्रेड में जो रिक्रूटमेंट होने वाला है THDC में उससे रिलेटेड. ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर आप पूरा देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा. एक चीज आप देख लो, यहाँ पे सिलेबस काफी बड़ा प्रोवाइड किए हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इस वीडियो में. देखिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंस E2 ग्रेड में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है. E2 ग्रेड मतलब क्या होता है PSUs में? E2 ग्रेड मतलब होता है कि 50,000 का आपका बेसिक का स्टार्ट होने वाला है. 50,000 का बेसिक रहेगा. इसके साथ साथ आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, एज पर योर PSU वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस मिलता है. तो काफी अच्छा यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगा. मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पे 1 लाख से ऊपर आपको यहाँ पे सैलरी देखने मिलेगा. ग्रोथ सैलरी का बात किया जाए तो 1 लाख से ऊपर का यहाँ पे आपको ग्रोथ सैलरी देखने को मिलेगा. सो दीज आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पहले देख लेते हैं अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड. यहाँ पे आपका दिया है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है उसका थ्योरेटिकल जो भी चीज है उसको आप देख लीजिएगा. जैसे कि मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, जो ये सब जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है अकाउंट्स में
वो सब चीजें यहाँ पे देख के जाएगा। यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इंड एस यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका थ्योरेटिकल प्रोग्राम प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। इंड एस 1 का प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोला है। इंड एस 106 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताया है आपको कि ये सब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंड एस 19 जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट एम्प्लॉई बेनिफिट के लिए है, ठीक है, तो एम्प्लॉई बेनिफिट के लिए इंड एस 19 है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो ये सब टॉपिक आपको मेंशन किया हुआ है कि यहां से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोग्राम ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कंटीजेंट लायबिलिटीज और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है। चलिए हम आपके साथ बता दूं कि आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। एएस, जितना भी एएस है, इंड एएस, इंड एएस, देखिए यहाँ पे 2-3 ही नाम लिया है, एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट और इंड एएस 106 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो इंड एएस 19 क्या था, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसके साथ साथ आपको बस 2-3 ही मतलब 4 ही इंड एएस नहीं पढ़ना है, आपको काफी ज्यादा इंड एएस है और एस प्लस आपको ईएस भी पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि सारा ईएस अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ईएस भी आपको पढ़ना है, इंड एएस भी पढ़ना है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं। हाँ, IFRS भी देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये जो तीनों टॉपिक है ना, एएस, इंड एएस एज वेल एज IFRS, इसका नाम नंबर तीनों का आपको याद रखना है। एएस का नाम नंबर, इंड एएस का नाम नंबर, IFRS का नाम नंबर, सभी का याद रखना है, ठीक है। अब बेसिक्स जो अकाउंटिंग है ना, उसको यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बोला था क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताइए कि क्या क्या चीजें आता है। तो पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, उसी में एक कुछ और ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड अदर कॉस्टिंग मेथड, मतलब जितना भी मेथड है कॉस्टिंग का सारा का नाम यहाँ पे दे दिया कि मतलब कि दे विल आस्क एक क्वेश्चन यहाँ से वो पूछ सकते हैं आपसे। तो मोस्टली जो देखा जाता है पीएसयू में, वो मार्जिनल कॉस्टिंग से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पीवी रेशियो पूछ देगा आपको, तो वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग जो से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल मतलब जो जब आप कॉस्टिंग का अगर आप बुक पढ़े होंगे तो जो स्टार्टिंग का जो बेसिक्स है कॉस्टिंग का, उसको देख लीजिएगा, वहां से थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं। टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, तो ये सब पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। प्राइसिंग डिसीजंस, पीवी रेशियो जो होता है वो अभी प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस करके लिख दिया है। तो मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बजट से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, मतलब बजटरी कंट्रोल जो होता है वो बजट चैप्टर में ही पढ़ने का होता है, तो वहां से बजट पढ़ लीजिएगा, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। कोस्ट शीट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोस्ट शीट की बनता क्या क्या, इसके बाद क्या क्या चीजें आता है। तो एक बार कोस्ट शीट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वहां से वो कुछ भी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दिया आपको बताओ क्या होगा, तो वो सब चीजें आप निकाल के बता सकते हो, ठीक है। आपको 2-3 चीज दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको निकालना होगा। मैं जस्ट मैं एग्जांपल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, जैसे आपको देखिए यहाँ पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के बारे में बोल दिया है। जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गाइडेंस नोट्स, CAS 13 अदर्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। जैसे कि आप अकाउंटिंग पढ़े थे, अकाउंटेंसी पढ़े थे, उसमें तो जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है ना, ठीक है। तो ऐसे ही कॉस्टिंग में तो जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग में क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये कॉस्ट नहीं आता है। और ऐसे ही कॉस्टिंग में GAAP होता है, और
अकाउंटिंग में क्या होता है, GAAP होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ऐसा फुल फॉर्म PSU में देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग तो अकाउंटेंसी का गैप के बारे में जानते हैं कि गैप का मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, पर वही अगर एग्जामिनेशन आपको पूछ देगा कि जनरली एक्सेप्टेड, आपको एग्जामिनेशन पूछ देगा GAAP, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या होता है। तो यहां से आप ये सब इस तरह का क्वेश्चंस आपको मतलब फुल फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के बारे में लिख दिया है। तो ऐसा थोड़े है कि सब सिर्फ आप कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 ही पढ़ के जाओगे। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 24 है वो क्या बोलता है, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कोस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कोस्ट स्टेटमेंट बोलता है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। और CAS 13 क्या बोलता है, CAS 13 बोलता है कोस्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। CAS 13 क्या बोलता है, कोस्ट ऑफ सर्विस, कोस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो ऐसा थोड़े कि सिर्फ आप दो ही कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के जाओगे। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता कितना है, 24 होता है। तो सारा कोस्ट, जितना भी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सारा का नाम नंबर, टोटली आपको नाम नंबर याद करके जाना है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो यहां से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ऑन कोस्ट ऑडिटिंग, कोस्ट ऑडिट। हाँ देखिए यहाँ पे आपको कोस्ट ऑडिट भी पूछ दिया है। तो कोस्ट ऑडिट का जो सेक्शन होता है कंपनी एक्ट में, वह 148 में होता है। तो 148 में यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड भी पूछ लिया है, रिकॉर्ड रूल, मतलब ये सब चीजें पूछे जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो यह सब सारा कुछ आपको दे के रखा है कि आप पढ़ के जाओ। तो देखिए इसका अगर आप कोर्सेस ले लेते हो फाइनेंस के रिटॉर्टिंग से, तो वहां पे आपको सारे कुछ वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे कोस्ट ऑडिट जो होता है वो सेक्शन 148 में आता है। और रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या होता है कि एक जो कंपनी में होता है उसको कोस्ट ऑडिट तो कराना ही पड़ता है, इसके साथ साथ उसको कोस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिमिट है कोस्ट ऑडिट कराने के लिए, क्या लिमिट है कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तो सारा कुछ अगर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो फाइनेंस कैरियर.in से कोर्सेज परचेस करिए, आप वहां से प्रिपरेशन को काफी बेहतर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ एंड ऑडिट। लॉ एंड ऑडिट में देखिए यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शेयर डिवेंचर प्रोस्पेक्टस। हाँ प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोस्पेक्टस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सेक्शन 26 है कंपनी एक्ट का। इसमें आपको पूछ देगा कि बताओ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स जो सेक्शन है वो कंपनी एक्ट में 149 से स्टार्ट होता है। डायरेक्टर का जो सेक्शन है कंपनी एक्ट में 149 से स्टार्ट होता है। अकाउंट्स 128 में है, जो कि कोई भी कंपनी को अपना अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है। तो कौन सा सेक्शन है, 128। ऑडिट क्या है, ऑडिट देखिए, ऑडिट ऐसे देखा जाए तो सेक्शन 138 में इंटरनल ऑडिट है, ठीक है। सेक्शन 138 में इंटरनल ऑडिट और 139 से स्टैट ऑडिट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 139 से स्टैट ऑडिट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपको 148 में, जैसे कि मैं आपको बताया ऊपर में कि 148 में कोस्ट ऑडिट है, तो सेक्शन 138 से लेकर के 148 तक आप समझ सकते हो कि ऑडिट के बारे में सेक्शन है। 138 क्या था, इंटरनल ऑडिट। 139 से पूरा स्टैट ऑडिट के बारे में बताया 147 तक, और 148 बताया कोस्ट ऑडिट के बारे में। और एक और सेक्शन होता है 204, वो बताता है सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में। तो मैं इतना सारी चीजें बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन एमसीक्यूज होता है, तब वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बेहतर तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी इन लोग काफी बड़ा दिया है। जैसे डिविडेंड के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, डिविडेंड चैप्टर आपको जरूर पढ़ के जाएगा, जो कि सेक्शन 123 है कंपनी एक्ट का, सेक्शन 123 है। हाँ केएमपी पूछ देगा, आपको पूछेगा बताओ, ये 4 ऑप्शन दे देगा, केएमपी कौन होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑडिट कमेटी पूछेगा, ऑडिट कमेटी किसको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है, जो कि सेक्शन क्या हो, कौन है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 177, सेक्शन 171। सीएसआर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 135। तो पूछेगा आपको कंपनी में कि मतलब आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि कौन सा कंपनी है, बताओ कि जिसको कि सीएसआर मेंटेन करना जरूरी है। सीएसआर मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है, सीएसआर करना जरूरी होता है, समझे। सीएसआर करना जरूरी होता है। कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको सीएसआर करना जरूरी है, मतलब कि कहां पे सीएसआर करेगा ये भी चीजें पढ़ना है, कहां सीएसआर करेगा ये भी पढ़ना होता है, और कितना % प्रॉफिट का करना होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है सीएसआर के बारे में, कि कौन सा कंपनी कौन सा मतलब लिमिट
पार कर देता है तो कि उसको सीएसआर करना पड़ता है। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहां से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, यहां से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यहां पे जो मैं बताया ऊपर में, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईबीसी, आईबीसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आईबीसी करके जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड 72, आपको कॉन्ट्रैक्टेड से पूछेगा कि बताओ कि ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में पूछ देगा, आपको वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट पूछ देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे पूछ देगा कि बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड एक्ट आया कब, ठीक है, इफेक्टिव कब हुआ। ग्रेच्युटी एक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी एक्ट में पूछ देगा कि बताओ कि कौन सा इंप्लॉई है जिसको ग्रेच्युटी एक्ट मतलब एप्लीकेबल होता है, मतलब कि कौन सा ऐसा इंप्लॉई है जिसको ग्रेच्युटी मिलेगा, और ग्रेच्युटी में मैक्सिमम लिमिट क्या है। ये सब चीजें आपको एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये पूछ देगा कब इफेक्टिव हुआ। पूछेगा कि इंप्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इंप्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, बताओ कि पेंशन में कितना परसेंट जाता है, ठीक है, इंप्लॉयर का, और ईपीएफ में कितना जाता है। तो ये सब चीजें आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताएगा आपके एग्जामिनेशन पूछेगा कि ईडीएलआई में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है इंप्लॉयर। तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये सारा चीजें मैं जो बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ा होगा तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हम बोल क्या रहे हैं। तो काफी ब्रॉड सिलेबस है, मैं जो भी बता रहा हूं आपको अब केयरफुली सो सुनते जाइए, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, और जितना बड़ा सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ा भी काफी मेहनत से करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी E2 ग्रेड में होने वाला है, तो रिक्रूटमेंट भी देखा जाए तो E2 में काफी बड़ा रिक्रूटमेंट, मतलब स्केल का बात किया जाए पे स्केल का तो काफी बढ़िया होता है। तो इसलिए इन लोग ने आप लोगों के लिए सिलेबस भी काफी बढ़िया देके रखा है कि इतना बड़ा सिलेबस पढ़ लो तब तो माना जाए क्या है तुम एग्जीक्यूटिव बन जाओ, बनने लायक रहोगे, ठीक है। तो सिलेबस भी काफी बड़ा है, ठीक है। जनरल क्लॉज एक्ट 1897, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको बेहतर प्रिपरेशन करना तो finance-career.in पे विजिट करिए, वहां से कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। कोर्सेज इसलिए मैंने बहुत जल्दी आप लोग के लिए ला दिया ताकि आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे सेबी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फेमा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। हाँ देखिए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आप देख लीजिएगा। एक और होता है कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। देखिए एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो होता है जो कि नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग होता है, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पता भी होता है, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होता है। हाँ आप सही सुन रहे हैं, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, जो कि ओनली 4 कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, वहां से चार में से एक क्वेश्चन पूछे देते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है अंदर, बस कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नाम नंबर बस आपको याद रखना है। कारो देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, वाचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट रिपोर्ट। तो ये सब बस एक बार इसको बस रीड कर लीजिएगा, यहां से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स, ये आपको जो ऑडिटर्स चैप्टर्स है वहां से ही ये टॉपिक यहाँ पे उठा के दे दिया है। स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिस्पेक्ट ऑफ PSUs, ये इसको भी देख लीजिएगा। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शंस, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स, ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर, यहाँ से ईसॉप मतलब इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायबैक से भी क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, स्पेशल ऑडिट से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टैक्सेशन में इनकम टैक्स में आप याद रखिएगा जितना भी जो टीडीएस का जो चैप्टर है, टीडीएस का जितना भी चैप्टर आप केयरफुली गो थ्रू करके जाइएगा, क्योंकि टीडीएस से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। ऑल रिटर्न, जितने भी रिटर्न है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। टैक्स ऑडिट के किसको ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, मैट प्रोविजन की कौन सा कंपनी है जिसको मैट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मैट में क्या रेट है, वो सब न्यू अमेंडमेंट जो भी है उसको देख लीजिएगा। एडवांस टैक्स किसको देना पड़ता है, ठीक है, उसका टाइमिंग क्या है, कब कब एडवांस टैक्स कितना देना पड़ता है, रेट क्या है, वो सब चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट प्रोविजंस, डिडक्शन अंडर चलो चैप्टर 6A है, 80C, 80D, 80DD, ठीक है, सारा चीजें देख लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। चैप्टर 6A यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है टीडीएस, एक है चैप्टर अंडर 6A डिडक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितना भी आपको और टॉपिक से सारे को आप गो थ्रू करिएगा। डायरेक्ट टेस्ट में आगे आते हैं। हाँ,
इंक्लूडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। डायरेक्ट टैक्स में आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स में एक टॉपिक है आईसीडीएस। आईसीडीएस इसको आप नाम नंबर गो थ्रू करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन में टीडीएस टीसीएस, टीडीएस तो हम लोग ऑलरेडी बोल दिया, टीसीएस भी देख लीजिएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग, हाँ ये आप लोगों ने जो पढ़ा है ट्रांसफर प्राइसिंग, आप लोग थोड़ा दिन ही पहले पढ़ा होगा, कुछ सालों पहले पढ़ा होगा। तो ट्रांसफर प्राइसिंग, डीटीडब्ल्यूए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इनकम टैक्स 38। सो एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसको एक बार आप बस रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग ई असेसमेंट, सो ये सब चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, तो जीएसटी भी देख लीजिएगा, कस्टम भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जिससे कि जीएसटी में भी टीडीएस करता है, ठीक है। तो जीएसटी का जो टीडीएस का जो पोर्शन है उसको एक बार देख लीजिएगा कि सीजीएसटी है, जीएसटी का कितना टीडीएस का रेट है, आईजीएसटी का कितना टीडीएस का रेट है, कौन सा ऐसा कंपनी है जिसके जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी तो मतलब टीडीएस काट सकता है, और क्या लिमिट है ताकि टीडीएस जीएसटी टीडीएस कटेगा, तो ये सब चीजें देख करके जाइएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, और क्या लिमिट है, हर जगह का अलग अलग लिमिट रहता है, तो ये सब चीजें देख के जाइएगा। सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइसिंग, क्रेडिट नोट, जीएसटी का जो रिटर्न का जो चैप्टर है उसको जरूर केयरफुली गो थ्रू करके जाइएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आरटीसी, टीडीएस प्रोविजंस, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा, और जो भी रिसेंट अमेंडमेंट है उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग में एनपीवी आपको पूछ देगा, आईआरआर पार्ट, सीपीएम, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वर्किंग कैपिटल्स, डिविडेंड एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि फाइनेंस, अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, सो पूछ देगा बताओ क्या होता है, मतलब 2-3 एग्जांपल देगा, बताएगा, पूछेगा बताओ कौन सा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कौन सा है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं, डेट इक्विटी रेशियो पूछ देगा आपको, मतलब बहुत सारे रेशियोस है, तो किसी कोई भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। मर्जर एक्विजिशन एंड कोऑपरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, बजट, बजटरी कंट्रोल, शेयर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, ट्रेजरी फंक्शंस, यहां से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा सा टॉपिक्स है जो कि आप ये तो पढ़े ही होगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा तो आप पढ़े ही हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ बैंकिंग लोन्स, क्रेडिट प्रोडक्ट्स, आरबीआई सर्कुलर्स, एवेन्यूज, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये सब चीजें फेमा तो आप पढ़े ही होगे। इंटरनेशनल फाइनेंस, जैसे आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल फाइनेंस थोड़ा सा टॉपिक्स आप लोग के लिए नया होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको बस एक बार आप देख लीजिएगा, मेरा कोर्सेस में आपको मिल जाएगा ये सारा चीजें। तो आप मेरा कोर्सेस अगर लोगे तो जो भी आपको जो नया टॉपिक्स देखने को मिले, जो भी आपने नहीं पढ़ा होगा, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये सब टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, PPP, IRP क्या होता है, तो ये सब चीजें क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी ऐसा टॉपिक है जो कि उन लोग को भी पता है ना कि आप लोग क्या क्या पढ़े हो अभी तक, तो जो आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा वो टॉपिक अगर आपके सिलेबस में दे दिया वो लोग, तो वहां से क्वेश्चन तो डेफिनेटली वो लोग पूछते हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, various approaches to exchange rate of forecasting, exchange rate quotation, forward and discount rates, managing exposure to exchange rate fluctuations, transactions economic and translation exposure, currency derivatives, international financial market and instruments. So काफी बड़ा सिलेबस है, आप लोग को भी लगा होगा कितना बड़ा सिलेबस है। हाँ, तो सिलेबस तो काफी बड़ा है, ये तो है, सिलेबस तो काफी बड़ा है, तो आपको मेहनत भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। जितना बड़ा सिलेबस है तो आपको मेहनत भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि आप आराम से तैयारी करिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि सिलेबस काफी बड़ा है, आपको तैयारी शुरू करना ही पड़ेगा। अभी मतलब
आपको जब से जानकारी हुआ कि आप इसका फॉर्म अप्लाई करने वाले हो या अगर फिर कर दिए हो तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। डेफिनेटली अगर आप लोगों के लिए उन्होंने इतना जल्दी सिलेबस भी आप लोगों के लिए ऑफिशियली सिलेबस भी उन लोगों आपको लिए दे दिया, तो बेसिक बात इसीलिए दिया कि आप लोग पढ़ोगे, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। आपको पढ़ने में भी कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाएगा सारा टॉपिक कवर अप करने में, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। ठीक है, चलिए हाँ एक बात बता देता हूं आपको कि इसके एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, कब तक इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। जैसे कि मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट फ्रॉम 12th 5 से ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 14th मार्च तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपने ये पूछ रहे होंगे, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि इसका एक्सपेक्टेड डेट है लास्ट जो वीक है अप्रैल का या फिर मई फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि टीएचडीसी का जो भी रिक्रूटमेंट देखा जाता है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, ये जहां तक मुझे देखने को मिल रहा है कि मैं पहले जो भी रिक्रूटमेंट देखा हूं टीएचडीसी का, वो पहले डायरेक्ट सिलेक्शंस करते थे बाय इंटरव्यू, वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेते थे पहले। पर इसी बार से मैं देख रहा हूं कि टीएचडीसी वालों अब ऐसा चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट उनके पास आए वो प्लस तो हाँ E2 ग्रेड में रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ वो पहले तो E2 ग्रेड में भी पहले भी रिक्रूटमेंट करते थे, बाय इंटरव्यू करते थे। पर इस बार से देखने को मिल रहा है कि टीएचडीसी वाले ने एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी 1 साल के एक्सपीरियंस पे लेना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उन्होंने तो जरूर अप्लाई किया होगा। तो आप लोग के लिए एक चीज और बढ़िया है कि 1 साल के एक्सपीरियंस पे आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो ऑब्वियस बात है कंपटीशन का जो लेवल है वो उतना तो नहीं होता ना। फ्रेशर्स में हर कोई भर देता है जो भी जिसके पास भी क्वालिफिकेशन होता है, पर यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए होता है। तो एक्सपीरियंस पे तो जो भी लोग मीट करते हैं, एक्सपीरियंस जिनके पास है तो बस वही लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए आप लोग के लिए तो बेहतर ही है कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तभी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, तभी आप लोग इस वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो आप लोग के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि टीएचडीसी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पीएसयू है। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा टीएचडीसी में तो आप भरपूर इसमें मेहनत करिए, मतलब पढ़ाई में मेहनत करिए अभी, और आई होप सो कि आप लोग तैयारी अच्छा करते हो तो आप लोग को एग्जामिनेशन काफी बेहतर जाएगा। ठीक है, अगर आपको तैयारी बेहतर करना है तो आप financecarier.in वेबसाइट पे विजिट कर जाइए, वहां पे आपको कोर्सेस मिल जाएगा और वहां से तैयारी शुरू कर दीजिए। और वहां से मॉक टेस्ट भी आप परचेस कर सकते हो, वहां पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, मॉक टेस्ट से आपको यही पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है, और वो मॉक टेस्ट फुल्ली डिजाइंड है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न पे। ठीक है, पेपर पैटर्न पे वहां पे टाइमिंग भी शो करते रहेगा कितना टाइम लगा और कितना वो, अगर आपका जितना भी आपका टाइमिंग है एग्जामिनेशन का, अगर उतना आप खत्म कर दो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से यही फायदा होता है। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू।